वेलकम बैक टू एसके वानिकेस एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर टॉपिक इन एनएलएम एंड आज हम लोग फ्रिक्शन की स्टार्टिंग बिगिनिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनएलएम में ऑलरेडी मोस्ट टॉपिक्स कवर कर लिया है एंड देन इट गोज टू फ्रिक्शन। तो अब फ्रिक्शन कवर करने के बाद जैसे मैंने सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स पढ़ा के छोड़ा था, नाउ विल आल्सो गो थ्रू डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन सिंस अब हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आते हैं एंड इसका जो सेकेंड लॉ का मोमेंटम वर्जन है वो हम लोग सेंटर ऑफ मास के साथ कवर करेंगे विद लीनियर मोमेंटम एज वेल एज कॉलिजन्स। तो अब हम लोग सीधे फ्रिक्शन पे आ जाते हैं। Later on we'll be discussing only after few videos or maybe in the next video about the dynamics of circular motion। तो फ्रिक्शन बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जो कि हमेशा अपोज करती है किसी भी दो बॉडीज की रिलेटिव मोशन को। अब इसको समझना हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो कि मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ में आपको एग्जांपल बताया था कि आप एक बॉडी लो, उसे किसी सरफेस पे स्लाइड कराओ एंड जैसे आप उस सरफेस को स्मूथ करते जाते हो वो बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एंड जब वो सरफेस इनफाइनाइटली स्मूथ हो जाती है तब वो बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी रेस्ट पे आने से पहले। इसका मतलब वो बॉडी कभी भी रुकेगी नहीं, वो चलते जाएगी अगर आप उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट भी नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या, अगर हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्सेस की ज़रूरत होती है, इसका मतलब कि जब कोई भी बॉडी डिसेलरेट करती है व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन अ रफ सरफेस, तब इसका मतलब क्या है कि वहां पे ऑब्वियसली बॉडी डिसेलरेट कर रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगनी चाहिए जो कि एसोसिएट होती है और वो सरफेस की रफनेस से एंड कैसे वो बॉडी एंड सरफेस कांटेक्ट में है। तो दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि अगर आप ले लो यहाँ पे कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है ऑन द सर्फेस दैट यू हैव ओवर हियर, तब यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं इवन इफ इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर भी, फाइनली ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो एक डिसेलरेशन होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर इस डायरेक्शन में होती है, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स होनी चाहिए विच इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड ये फोर्स एसोसिएटेड होती है विद द रफनेस ऑफ द सर्फेस। दैट इज वॉट यू हैव टू लर्न। अब फ्रिक्शन भी दो काइंड के होते हैं एंड हम लोग पार्टली इन्हें समझेंगे। पहला हम लोग समझ लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे डिनोट किया जाता है, बाई एफ सब एस एंड ये हम लोग स्मॉल एफ कंसिडर करेंगे फॉर फ्रिक्शन फोर्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग फ्रिक्शन लिखेंगे तो इनके वेक्टर इक्वेशंस नहीं लिखेंगे, इनफैक्ट ऑल द टाइम वी आर गोना डू दैट। तो अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन समझता हूँ तो आपको कुछ ऐसा समझना है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है जो कि रेस्ट पे है, आपने एक सरफेस लिया जो कि ऑब्वियसली रफ है, आई एम गोना टेल यू कि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। कोई भी सरफेस ले लो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। अगर इसे एटॉमिक लेवल पे देखो तो कोई भी सरफेस हमेशा रफ होगा, उसमें ऐसे कुछ, दिस विल बी द शेप। अगर एटॉमिक लेवल पे, हम लोग फ्रिक्शन को एटॉमिक लेवल पे भी अभी एनालाइज करने वाले हैं। सो अगर आप ये सरफेस लेते हो जो कि प्रेटी रफ है एंड इस पे इस बॉडी को आपने रखा है, तब देखो फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये बॉडी रखा है, अगर आपने यहाँ पे छोटा सा फोर्स वेक्टर एफ इस डायरेक्शन में लगाया जो कि आप लगा रहे हो, तो आपको पता है ये बॉडी अभी हिलेगी नहीं अगर सरफेस रफ है। इसका मतलब क्या कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है लेकिन इसे मूव कराने का सिर्फ एक अटेम्प्ट है, तब भी वहां पे फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो इन द केस कि बॉडी स्टैटिक है, मतलब अभी रेस्ट पे है, लेकिन इसे मोशन में लाने का एक अटेम्प्ट हो रहा है, यानी कि आप एक फोर्स लगा रहे हो जो कि इसे मोशन में लाना चाहती है, तब उतने ही मैग्नीट्यूड का एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है विच इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, ताकि इस बॉडी एंड इस सरफेस के बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो एंड ये दोनों फोर्सेस कैंसिल कर जाते हैं। अब देखो, अगर आप इस फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन को भी बढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग नो चेंज एट ऑल, तब ये कैंसिल हो जाएंगे। आप ग्रेटर फोर्स लगा दोगे, इतनी ग्रेट फोर्स की फ्रिक्शन उतनी ज्यादा हो नहीं सकती है, तब देयर विल स्टिल बी रिमेनिंग सम स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, सम मैग्नीट्यूड, जो कि इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करेगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हम लोगों ने क्या देख लिया कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो चेंज हो सकती है। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है।
स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, मतलब आप स्टैटिक फ्रिक्शन खुद की वैल्यू को एडजस्ट कर सकती है। कैसे? कि इस बॉडी की मोशन में कोई चेंज ना हो, स्टेट में कोई चेंज ना हो, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करेगी जब ये बॉडी रेस्ट पे है एंड इसे मोशन में लाने का अटेम्प्ट है। अगर कोई इस पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही जो कि इसे मोशन में लाना चाहती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगी। लेकिन अगर एक फोर्स एक्ट करती है तो जस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करती है, ताकि ताकि व्हाट यू आर सीइंग हियर कि ये एंड ये कैंसिल हो जाए एंड कोई नेट मोशन अगेन ना हो। लेकिन फिर भी आप वैल्यू को इतनी बढ़ा सकते हो, फोर्स की वैल्यू को, कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है एंड दैट इज द रीजन ये एडिशनल फोर्स क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन को कैंसिल आउट इधर तो कर देगा, बट स्टिल देयर इज सम फोर्स रिमेनिंग, कुछ स्ट्रेंथ बाकी है एंड दस ये बॉडी मोशन में आ जाएगी इन दिस डायरेक्शन, ये बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके इक्वेशन देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द रफनेस ऑफ सरफेस, ऑन द रफनेस बिटवीन द सरफेस एक्चुअली, कि दोनों सरफेस के कांटेक्ट में कितना रफ है, कितने पॉइंट्स कांटेक्ट में है। ये वाला ये ब्लॉक का सरफेस हो गया, ये डाउनवर्ड सरफेस हो गया। तो इससे हम लोग डिफाइन करते हैं एक क्वांटिटी जिसे म्यू सब एस कहा जाता है, विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि हमेशा बॉडीज के बीच में, आप ये नहीं कह सकते म्यू एस फॉर अ बुक या फिर फॉर फ्लोर, लेकिन हमेशा दोनों सर्फेसेस के लिए म्यू एस फॉर दिस ब्लॉक एंड दिस ये हमारे पास जो भी है ये ग्राउंड। तो आप हमेशा फॉर बोथ द बॉडीज जो म्यू एस होगा वो डिसाइड करोगे, वो लोगे इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो जब भी आप म्यू एस लिख रहे हो, जब भी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आप लिख रहे हो, तो वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू नहीं, ऑल्दो आपको वैल्यू तो ऑब्वियसली एक सिंगल मिलेगी, लेकिन वो एक सिंगल मटेरियल की नहीं होती है, वो दोनों मटेरियल्स की होती है। लाइक अगर यही आप ले रहे हो फॉर सम मटेरियल लाइक गोल्ड एंड कॉपर, तो गोल्ड एंड कॉपर के लिए डिफर कर सकता है। अगर आप इसी को कंपेयर करते हो फॉर कॉपर एंड द फ्लोर, तो ये डिफर करेगा, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू देखें तो ये हम लोग इक्वेट करते हैं टू दिस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड टाइम से ऑब्वियसली इस पे भी डिपेंड करना चाहिए कि कितनी ज्यादा ये बॉडी इस कांटेक्ट में है। एंड इस कांटेक्ट के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि इस सरफेस पे एक्ट करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समहाउ एक मेजर है कि ये बॉडीज कैसे कांटेक्ट में है एंड म्यू एस इज अ मेजर फॉर द रफनेस। तो ऐसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा जाता है। लेकिन अब अगर आप फोकस करो, क्या होता है कि यहाँ पे कोई बॉडी है, लेट्स से यहाँ पे इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, वेक्टर एफ मैंने लगा दिया, तो मेरी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी वेक्टर एफ एस इधर होगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेक्टर एन इधर होगी एंड वेट एम वेक्टर जी इधर होगा। तो अगर आप इस पे फोकस करते हो तो ऑब्वियसली म्यू एस तो एक क्वांटिटी है विच इज अ मेजर ऑफ रफनेस, मतलब ये एक स्केलर है एंड अगर ये एक स्केलर है तो इसी से मैं एक वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहूँ, सो दैट इज वेक्टर एफ एस इक्वल्स म्यू एस टाइम्स वेक्टर एन, जो कि ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि वेक्टर एफ एस की डायरेक्शन इधर है, वेक्टर एन की इधर है। म्यू एस कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहते हैं, इवन इफ इट वर नेगेटिव, लेकिन डायरेक्शन तो फ्रिक्शन का सिर्फ रिवर्स होता। तो यहाँ पे आप देख रही हो कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक स्केलर इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक स्केलर इक्वेशन है, इसे आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन को सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है कि यहाँ पे हम लोग समहाउ मेजर कर सकें कि ये कैसे कांटेक्ट में, ये कितना ज्यादा कांटेक्ट में है। नॉर्मल सिनेरियोस में एन एम जी के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप एम जी भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में म्यू एस या फिर म्यू के, जिसकी स्टडी ऑब्वियसली अभी करेंगे, तो उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। यहाँ पे हम लोगों ने म्यू एस इसको लिखा है, तो यहाँ पे आप mg से रिप्लेस कर सकते हैं, बट नॉट इन ऑल केसेस नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने इंक्लाइन प्लेन वाला दिया, तो वहां पे इंक्लाइंड प्लेन पे अगर अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो mg cos अल्फा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन होता है फॉर अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। तो एफ एस म्यू एस एन के इक्वल होगा, एन कुछ भी हो जाए।
तो ये तो हम लोगों ने देख लिया स्टैटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन कहाँ होता है, ऑब्वियसली हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जहां से अपोज कर सकता है टू रिलेटिव मोशन ऑफ बोथ द बॉडीज। यहाँ पे रिलेटिव मोशन यहाँ पे कॉज करना चाहता था ये फोर्स जो कि हम लोगों ने लगाया, तो एफ एस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर गया। एंड द वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस हियर कि यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल टू तो लिखा है, बट ये वैल्यू हमेशा ऐसी नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो इट विल बी मच मोर एक्यूरेट अगर हम लोग इसे लेसर देन इक्वल टू दिस वैल्यू लिखते हैं। What value I've written over here, friction since it self adjusting force है, तो फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है, एंड इट कैन गो टू स्टिल हायर वैल्यू, टू स्टिल हायर वैल्यू, टू स्टिल हायर वैल्यू। लेकिन एक लिमिट होती है विच ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सर्फेस एंड द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज, कि आप कहाँ तक इस स्टैटिक फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन या तो म्यू एस टाइम्स एन से कम होगा, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिससे आगे अब वो नहीं जा सकता, दैट इज म्यू एन। तो आपका देखना ये हमेशा वैलिड नहीं होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स म्यू एस टाइम्स एन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू विल बी म्यू एस टाइम्स एन। अगर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, कि जो सिचुएशन आपको जो केस गिवन है उसमें आपको देखना पड़ेगा कैसे आप स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हो। यूजुअली तो आप एफ इक्वल्स एम ए ही यूज करोगे। अब हम लोग देख लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे एफ सब के कहा जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली एक ऐसी फोर्स है कि जब आपकी बॉडी मोशन में सेट हो गई है, जब आपकी बॉडी मोशन में सेट हो गई है, ये किसी डेफिनेट स्पीड से मूव करती है या फिर किसी एक्सेलरेशन से मूव करती है, तो इसमें आप क्या देखोगे कि ऑब्वियसली अभी भी इस बॉडी को डिसेलरेट करने के लिए फ्रिक्शन एक्ट करती है बिटवीन द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड अब जब ये बॉडी मोशन में है तब जो फ्रिक्शन एक्ट करती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। काइनेटिक इस वर्ड को ही यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब मोशन, whereas स्टैटिक वर्ड को यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ रेस्ट। दैट इज द थिंग, जब बॉडी रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, जब मोशन में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करती है। एंड ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं होती है, बॉडी किसी भी स्पीड से मूव कर रही है, ये हमेशा वही वैल्यू होती है। बट इट इज ऑल्सो एंटायरली ट्रू। क्या होता है कि एक्चुअल में ना काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी बहुत होती है अ फंक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, लेकिन ये वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करती है। इसीलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कि जो हमारी ये काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ये फंक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल नहीं होगी, मतलब ये स्पीड पे कैसे भी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि अगर स्पीड पे डिपेंड करती है सो इन जस्ट अ वेरी स्मॉल मैनर जो कि नेग्लिजिबल होता है विद द चेंज इन स्पीड। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखेंगे कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मेंटेन करेगा। एंड जैसे स्टैटिक एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स थी, काइनेटिक एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं है, इसकी हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, म्यू के टाइम्स कैपिटल एन। वही फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन अब हियर इजंट लेसर देन और इक्वल टू, ये हमेशा वही एक्ट करेगा जो कि हमेशा लाइक करता है। एंड दैट इज यहाँ पे हम लोगों ने म्यू की, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या देखोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। आप ये चीज हमेशा देखोगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज होता है ये हमेशा उन दोनों बॉडीज के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या, जब आप किसी बॉडी को मोशन में सेट कर रहे हो तो पहले फोर्स लगाया कैंसिल हो गई, और ग्रेटर फोर्स लगाया कैंसिल हो गई, एंड और ग्रेटर फोर्स लगाया एंड आपने एक्सीड कर दिया द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सीड हो गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे एक्ट करना रुक जाती है, एंड स्टैटिक की जगह जैसे वो बॉडी मोशन में सेट हुई काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो अब बॉडी को मोशन में रखने के लिए उसी स्पीड से आपको काइनेटिक फ्रिक्शन को अपोज करना पड़ेगा। लेकिन अब द थिंग इज, अब कम भी फोर्स लगाओ तो वो स्पीड मेंटेन कर लोगे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया एंड स्टैटिक फ्रिक्शन तो वहीं पे बैलेंस आउट हो गए
एंड अब काइनेटिक लग रही है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। दैट इज द रीजन आप यहाँ पे जब और कम भी फोर्स लगाओ, यू कैन स्टिल मेंटेन दैट कांस्टेंट स्पीड ऑफ द बॉडी। तो ये होगा, ये स्टेटमेंट हमेशा इक्वल टू होते हैं, ये लेसर देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू पे दिस विल गो इक्वल। दैट इज हाउ यू डू इट। फ्रिक्शन एक्चुअल में अराइज कैसे करता है, इसे मॉलिक्यूलर लेवल पे समझे तो मैंने यहाँ पे बताया कि सारी बॉडीज रफ होती हैं एट मॉलिक्यूलर लेवल। you'll see there are bumps over here, जिसकी वजह से जब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं, सो बेसिकली दीज बॉडीज दैट आर ऑल ओवर प्लेस्ड ओवर हियर, यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बहुत जगह देयर आर एम्प्टी स्पेसेस ओवर हियर। एंड इसी रीजन से अगर आप फोकस करते हो, इस फ्रिक्शन ओरिजिनेट करता है, क्योंकि जैसे हमारे पास एक अटेम्प्ट आता है टू क्रिएट अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, तब यहाँ पे यू विल सी कि जैसे ये अटेम्प्ट आएगा, दे आर नॉट एबल टू इवन प्रॉपरली मूव ओवर ईच अदर, दैट इज व्हाई फ्रिक्शन अराइजेस। लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा हो गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगेन नेग्लिजिबल हो जाएगी इफ दे आर गोइंग पास्ट डाउन पास्ट ईच अदर वेरी क्विकली, बहुत ही हाई स्पीड से। काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दे विल हैव टू स्लाइड ओवर ईच अदर, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन अराइज करती है। फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग भी होता है, एंड फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग इसलिए होता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे फोकस करो, एज दीज बम्प्स आर पासिंग ओवर ईच अदर, ये एक्चुअल में कुछ वेव्स क्रिएट करते हैं, विच यू मस्ट हैव स्टडीड, आपने वेव्स पढ़ा होगा, एंड दैट ऑब्वियसली रेडिएट एनर्जी, जिससे एनर्जी रेडिएट करती है, एनर्जी एमिट होती है, एंड ये एनर्जी आती कहाँ से, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे उस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एज दैट एनर्जी इज रेडिएटेड, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दैट इज व्हाई फ्रिक्शन कॉजेस हीट एनर्जी। अब एक थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दो इतना कंसेप्ट आपको स्टैटिक एंड काइनेटिक के समझने, एंड ये दोनों इक्वेशंस वेक्टर इक्वेशंस नहीं है, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडीज होगी, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अटेम्प्ट, जहां पे अटेम्प्ट हो रहा है टू कॉज रिलेटिव मोशन, उसके ऑपोजिट होगी, एंड मैग्नीट्यूड वाइज तो लेसर देन और इक्वल टू, एंड यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स टू ऑलवेज।